बेटा ये आपकी मैं आज बुक में से पढ़ा रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है अब स्टार्ट हो रहा है आपका इस लेसन का। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको इसके बारे में समझा चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो खड़ी हुई सीधी लाइनें हैं स्टैंडिंग वाली, ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप बोलो या समूह बोलो, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा। मैंने आपको बताया है 3 से लेकर 12 तक हमें नहीं पढ़ना। और ये जो दो नीचे लाइनें हैं ये भी इन्हीं का पार्ट है। देखो बेटा, ये जो 57 यहाँ पर लिखा हुआ है लैंथेनाइड LA, ये इसका एक्सटेंशन है आगे, मतलब इसके वाले तत्व हैं यहाँ पर। और ये जो इसके नीचे है एक्टिनियम, ये इसके एक्टिनाइड उसके आगे वाले तत्व हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हमें ये नहीं करने, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये दो लाइनें हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये P ब्लॉक में आते हैं, इनको P ब्लॉक कहते हैं। और 13 से लेकर 18 तक ये S ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो बीच में है 3 से लेकर 12 तक, ये D, और ये नीचे वाला F। तो हम इस पूरे को मिलाकर D एंड F ब्लॉक कह देते हैं, D एंड F। तो हमें ये तो पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ P ब्लॉक और S ब्लॉक पढ़ना है। तो बेटा देखो, जो पहला ग्रुप है, ये जो सीधी खड़ी लाइन है, मैंने आपको ये इसको याद करने का तरीका भी बताया था। हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है ना। H से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सेजियम और फ्रेंसियम। अब ये नहीं है कि आपको ये सारे याद ही करने हैं, ये थोड़ा मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि 20 तक जो तत्व हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो 40 तक याद कर लो तो बहुत अच्छा है, पर 20 तक तो सब बच्चों को याद होने चाहिए। तो बेटा देखो, ये जो ये सारणी है, इसमें कैसे लिखा हुआ है। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। परमाणु बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, ठीक है। तो देखो इन तत्वों को सारणी में कैसे रखा हुआ है। ये पहला, ये जो लेटी हुई लाइनें क्षैतिज हैं, इनको बोलते हैं आवर्त या पीरियड। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और हम इनको कैसे रख रहे हैं, इनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये 20 तक मैंने आपको कहा था अच्छे से याद करना है। कैल्शियम तक याद तो वैसे 40 तक होने चाहिए। जिस बच्चे को 40 तक याद हो जाएंगे, मतलब वो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बिना किसी गलती के वो कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो समूह हैं 18, ठीक है। और आवर्त पीरियड्स कितने हैं, 7 आवर्त हैं लेटी हुई लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में समझते रहेंगे। अब ये तो पीरियोडिक टेबल है, और आपने जो पीछे वर्कशीट आई थी वो आपने अच्छे से कर ली है। अब मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगी, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इस लेसन का शुरू हो रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ठीक है बेटा। हम इसमें 4 पॉइंट्स करेंगे। एक है संयोजकता, एक है परमाणु साइज, ठीक है, एक धात्विक और अधात्विक गुण। अच्छा, तो ये जो संयोजकता है, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता 2 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने एक ही चीज़ में कवर कर लिए हैं। देखने में 2 लाइनें दी हुई हैं, पर अभी समझेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। संयोजकता क्या होती है। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। संयोजकता का मतलब है किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम बोलते हैं संयोजकता। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, इन 3 का मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ कि इनकी संयोजकता क्या है। संयोजकता के लिए आपको इनके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ठीक है। परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखते हैं और परमाणु भार को ऊपर लिखते हैं, जो इनका द्रव्यमान होता है।
तो अब हमें हीलियम की संयोजकता देखनी है कि इसकी संयोजकता क्या है। संयोजकता कैसे निकालेंगे बेटा, हम लिख लेते हैं जो इनके कोश होते हैं KLM, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो हीलियम के केस में सिर्फ K शेल आया, बाकी के लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। अगर अब हम लिथियम की बात करें तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L में 1। और अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसके पहले कक्ष में 2 आएंगे क्योंकि इसका 4 है और यहाँ पर बचे 2। तो बेटा अब हमें इनकी अगर संयोजकता बतानी है तो पहले आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताती हूँ मैं आपको। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। हीलियम के 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, लिथियम का 1 और बेरिलियम के 2। अब संयोजकता क्या होती है बेटा? संयोजकता वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। कहने का मतलब ये है, जैसे हीलियम है, हमें पता है किसी भी परमाणु का जो कोई भी परमाणु होता है उसके पहले कोश में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। तो हीलियम तो स्टेबल है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर हम लिथियम की बात करें तो इसकी बाहरी कोश में 1 है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि इसके पहले कोश में 2 रहें और ये स्थिर हो जाए। ऐसे बेरिलियम भी क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं संयोजकता। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है कि उसके बाहरी कोश में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इनकी संयोजकता निकल गई हीलियम की। अब क्योंकि हीलियम के पास 2 हैं तो इसकी संयोजकता 0 हो गई, इसको चाहिए ही नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन, ना ये किसी को देगा, ठीक है। लिथियम की 1 हो गई, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे लेगा। बेरिलियम की हो गई 2। अब अगर बेटा हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के होते हैं 2 और 6 8, तो इसके ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 6। और अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी संयोजकता कितनी हुई तो वो होगी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ताकि अब अगर आप इनसे कंपेयर करें तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 2 रह जाएंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, उसकी बजाय ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2। अब ये तीसरा प्रश्न है बेटा। तीसरा प्रश्न है, इसी प्रकार पहले 20 तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक नंबर बता दिए थे, ये एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक मैंने बता दिया था। तो देखो जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2, बेरिलियम के 3। ये आप देख लेना, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, फ़ोटो खींच के भेजी थी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, जो इसके बाह्यतम कोश में है। तो देखो बेटा यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं कि इनके बाह्यतम कोश में है कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको नाइट्रोजन का बता देती हूँ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बना। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उन्हें, 5। पर संयोजकता कैसे निकलती है बेटा, जो नाइट्रोजन है उसके बाहर 5 हैं तो वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी और परमाणु से, ठीक है। तो उसकी संयोजकता बनेगी 3। तो उसका तरीका इन्होंने बताया है कि 8 में से 5 घटा दो 3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ऑक्सीजन के सबसे बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर उसकी संयोजकता होती है 2। फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर पर उसकी संयोजकता होती है 1। तो ऐसे बेटा 1 से लेकर 20 तक के यहाँ पर संयोजकता बता दी गई है। जैसे देखो आर्गन है, आर्गन का 18 होता है परमाणु क्रमांक। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 8, ठीक है। तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 8 हैं, मतलब जो बाह्यतम कोश में है वो 8 हैं और इसकी संयोजकता बनेगी 0। आर्गन एक नोबल गैस है, ये ना ही किसी मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन ना लेता है ना देता है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। बेटा चौथा क्वेश्चन ये है कि आवर्त में
चौथा क्वेश्चन देखो, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसको मैं भी आपको वो दिखाती हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। अब बाईं से दाईं का मतलब ऊपर, अब हम जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। ये बायां है और ये दायां। तो बाएं से दाएं जाने पर मतलब अगर हम ऐसे जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं, तो संयोजकता पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो बेटा, आपको याद रखना है, हमें ये चीज़ें तो करनी ही नहीं है। तो मैं ये वाला, ये जो दूसरा पीरियड है, दूसरा आवर्त है, उसका उदाहरण लेके बताती हूँ आपको। लिथियम है, हमें संयोजकता बतानी है, ठीक है। लिथियम का होता है 2 और 1, लिथियम की संयोजकता 1 होती है, लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की 2, ठीक है, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन का मैंने अभी आपको बताया 7 होता है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी संयोजकता बनेगी 3, क्योंकि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि ये स्थिर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 3, ऑक्सीजन की 2 और फिर 1। तो देखो बेटा, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इसका उत्तर आएगा संयोजकता पहले 1 से बढ़ेगी और 4 हो जाएगी। संयोजकता पहले बढ़कर 4 हो जाती है और फिर धीरे धीरे घटकर 0 हो जाती है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। और जो मैंने अभी आपको तीसरा क्वेश्चन कराया है 1 से 20 तक, आप उसमें देख लेना, पहले संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर धीरे धीरे वो लास्ट में जाके 0 हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। ये देखो, ये है 5वां, ये रहा। अभी हम एक्टिविटी 5.7 कर रहे हैं, नहीं सॉरी 5.7 नहीं, हम कर रहे हैं 5.6। तो ये देखो लास्ट वाला, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। अब हमें ऊपर से नीचे जाना है, तो बेटा एक बार आपको ये अच्छे से याद रखना है। फिर अभी मैं समझा रही हूँ कि अगर हम आवर्त में चलते हैं, मतलब बाएं से दाएं, तो हमने देखा पहले संयोजकता 4 तक बढ़ती है, फिर धीरे धीरे एक एक घट के 0 हो जाती है। अब हमें ऊपर से नीचे देखना है, अब हमें जाना है समूह में, हमें ग्रुप में जाना है। अब अभी हमने आवर्त की बात की थी, अब हमें ऊपर से नीचे जाना है, ऐसे मतलब सीधी खड़ी हुई लाइनों में जाना है। अब हमें देखना है संयोजकता पे क्या असर पड़ता है। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन है, सबसे पहले ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसकी संयोजकता 1 होती है, उसके पास एक ही शेल है। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का अगर मैं आपको करके दिखाती रहती हूँ यहाँ पे, लिथियम का बनेगा 2 और 1, तो लिथियम के बाहरी कोश में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 है। सोडियम की बात करें तो इसका बनता है 2, 8, 1, इसके भी बाहरी में एक ही है। पोटेशियम का करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8, 8, 1। इसका मतलब जब हम समूह में चलते हैं, समूह ऊपर से नहीं, समूह होती है खड़ी हुई सीधी लाइनें, और आवर्त होता है लेटी हुई लाइनें बाएं से दाएं। तो हमने देखा अगर हम समूह में चलते हैं तो संयोजकता परिवर्तित नहीं होती, संयोजकता एक ही रहती है, समान रहती है, क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या एक जैसी रहती है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या समझा कि जब हम ग्रुप देखते हैं, समूह देखते हैं, तो संयोजकता में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब हम आवर्त में चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो पहले संयोजकता 4 तक बढ़ती है और फिर उसके बाद 0 हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें पढ़नी है आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, उसमें ट्रेंड्स, मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने संयोजकता पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे परमाणु साइज़। परमाणु साइज़ मतलब परमाणु का आकार। हमें अब जब हमें ये देखना है बेटा, तो आप हमेशा ध्यान देना, हम एक तो देखेंगे ऊपर से नीचे और एक देखेंगे बाएं से दाएं, क्योंकि ऊपर से नीचे हमें समूह में तुलना करनी है और फिर हमें आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट जाना है।
ठीक है, अब हम परमाणु साइज को देखते हैं। परमाणु साइज में परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। इसको समझते हैं बेटा, इन्होंने क्या जो स्टेटमेंट लिखी है उसका क्या मतलब है। बेटा देखो, अगर आप कोई वृत्त लेते हैं, आप गणित में पढ़ते हैं, ये एक वृत्त है, तो उसके केंद्र से ये जो वृत्त है उसकी दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या होती है, आपको पता है, केंद्र से लेकर वृत्त पे कोई भी बिंदु ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, इसको मिलाओ, ये भी त्रिज्या है। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ये क्लियर हो गया आपको। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। कहने का मतलब है, मान लो मैं आपको उदाहरण लेके देती हूँ लिथियम का। ठीक है, ये लिथियम का नाभिक है, ये केंद्र है इसका, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन 3 होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 6। अब ये भी हमें याद करना पड़ता है। तो अब अगर मैं इसका बाहर, अब मैं इसके कोश बनाती हूँ। ये तो केंद्र है, आपको पता है लिथियम में 2 कोश होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 है ना इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 और 1, K और L, ये 2 कोश होते हैं इसके। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो इन्होंने बोला था कि इसका जो केंद्र है, उसके केंद्र से किसी भी इलेक्ट्रॉन की दूरी इस परमाणु का साइज होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm है। pm मतलब पिकोमीटर, और पिकोमीटर 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। पिकोमीटर बहुत छोटा होता है, क्योंकि परमाणु होता ही बहुत छोटा है। परमाणु को हम देख ही नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, है ना। तो मीटर आपको पता है, मीटर को अगर आप 10 की -12 का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे 1/1 के आगे 12 ज़ीरो लगा दो, 1 को इतनों से भाग कर दो 12 ज़ीरो लगाने के बाद, तो जो उत्तर जो आएगा वो हाइड्रोजन के परमाणु का साइज होता है। इतना छोटा होता है ये। तो चलो बेटा, अब हम करते हैं क्रियाकलाप 5.7। इसमें जो प्रश्न पूछे हैं मैं आपको समझाती जाती हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। देखो, पहला प्रश्न है, दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा आवर्त। अब आप देखो दूसरा आवर्त क्या है, एकदम से पीरियोडिक टेबल को ध्यान में लाया करो। ये पहला आवर्त है। पहला आवर्त मतलब लेटी हुई लाइन ये वाली। पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो दूसरे आवर्त की बात हो रही है वो ये रहा, जिसमें आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, तो बेटा ये इसकी बात हो रही है दूसरे आवर्त की। तो हमें प्रश्न दिया है ये रहा कि दूसरे आवर्त के तत्वों की त्रिज्याएं हमें दी हुई हैं। इन्होंने लिथियम को नहीं दिखाया, इन्होंने दिया है बोरोन, लिख दिया है बोरोन, बेरिलियम गलत लिख दिया इन्होंने, ऑक्सीजन, अच्छा आगे पीछे करके लिख दिया बेटा इन्होंने। हमें इनको क्या करना है, इन्होंने हमें जो दूसरा आवर्त है उसके तत्व दे दिए ये वाले, और उनकी परमाणु त्रिज्या लिख के दे दी कि भाई बोरोन की परमाणु साइज इतना है, बेरिलियम का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन्हें परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटा अवरोही का मतलब क्या होता है, घटना। तो हमें पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसका लिखना है। तो लिथियम सबसे बड़ा है, तो आप पहले लिखेंगे लिथियम, फिर लिथियम से छोटा है बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, और देखो जो दूसरा, अगर आप पीरियड देखोगे, दूसरा वाला आवर्त देखोगे, तो यही उनका क्रम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। अब अगला प्रश्न है, क्या ये तत्व आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित हैं? तो वो अभी आप देख लेना आवर्त सारणी अपनी किताब में, बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ। उसमें भी जो दूसरे आवर्त के जो में परमाणु हैं वो ऐसे ही, ये जो तत्व हैं ऐसे ही व्यवस्थित हैं। अब कह रहे हैं, अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा? तो सबसे बड़ा आपने देख लिया लिथियम का है, और सबसे छोटा ऑक्सीजन का है, ये जो दिए हुए हैं हमें उनमें से। अब अगला है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है? तो बेटा जब आप अभी देखना अपना आवर्त सारणी,
तो ये बाईं साइड में है और ये दाईं साइड में है। तो आपने देख लिया कि बाएं में ये घटते क्रम में आ रहा है, लिथियम बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा है, बोरोन उससे छोटा है। इसका मतलब बाएं से दाईं तरफ जब हम जाते हैं पीरियड में, आवर्त में, तो परमाणु का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, घटता रहता है। तो परमाणु, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है, तो आप लिखोगे परमाणु त्रिज्या सदैव घटती है जब भी हम बाईं से दाईं की तरफ जाते हैं। तो ये वाला क्रियाकलाप भी हमने कर लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और उन्होंने हमें दे दिया है एक्टिविटी, मतलब क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं, इसको भी अच्छे से करते हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं पेपर में। अब इसका ये देखो, प्रथम समूह के तत्व, समूह बोला है मतलब ग्रुप, ठीक है, उसके तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए। परिवर्तन का अध्ययन मतलब जैसे अभी हमने देखा, आवर्त में अगर हम बाईं से दाईं तरफ जाएं तो परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती है। अब हमें ग्रुप का देखना है बेटा, और उन्होंने हमें दे दिए, हमें पता है पहले जो ग्रुप में है, मैंने आपको बताया है हलीना, वैसे तो इन्होंने दे ही दिया, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने इनको कहा कि इन्हें आरोही क्रम में लिखो। आरोही होता है बढ़ते क्रम में, इसका मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो आप देख लो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, लिथियम। तो पहले लिथियम आएगा, उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद पोटेशियम, फिर रबीडियम आएगा और फिर सेजियम आएगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है और किसका सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा है लिथियम और सबसे बड़ा है सीजियम, 262 है जिसका। अब तीसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने में जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, आपको ये हमेशा याद रखना है। और जब हम आवर्त में चलते हैं बाईं से दाईं तरफ तो साइज घटता है उनका। तो अब ये नेक्स्ट दे दिया बेटा इन्होंने हमें। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। अब हम समूह और आवर्त में इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। धात्विक मतलब मेटेलिक और अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक। धात्विक होते हैं मेटल, धातु होती हैं मेटल्स, और अधातु होती हैं नॉन मेटल्स। तो अब हम ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर ऊपर से नीचे इनके गुणों में क्या फ़र्क आता है और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने में क्या फ़र्क आता है। हाँ देखो बेटा, अब हमें करना है एक्टिविटी नंबर 5.9। इसका पहला प्रश्न है, तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच करो और उन्हें धातु और अधातुओं में वर्गीकृत करिए। अब हमें तीसरा आवर्त देखना है बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा आवर्त कौन सा है। इसके लिए आपको बार बार पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। और मान लो पेपर में आ गया कि तीसरा आवर्त बताओ क्या है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तीसरा आवर्त क्या है। तो तभी बोला है बेटा कम से कम 20 तक आपको याद रखने हैं परमाणु क्रमांक, उसी में से ही ये ज़्यादातर प्रश्न देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे है तीसरा आवर्त, मैं तीसरा आवर्त बता रही हूँ आपको, ये रहा। आवर्त होती है लेटिविलाइन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो अब कह रहे हैं इस आवर्त के तत्वों की जांच करो और बताओ इनमें से कौन से धातुएं हैं और कौन सी अधातुएं हैं। तो बेटा जब भी आपसे कोई पूछे कौन धातु है कौन अधातु है, मान लो आपको, मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, आपको एक दे दिया इन्होंने सोडियम और एक दे दिया इन्होंने क्लोरीन, एक सोडियम दे दिया और एक क्लोरीन दे दिया। अब बताओ इनमें से धातु कौन है और अधातु कौन है। तो बेटा इसका एक सिंपल सा तरीका आता भी होगा आप लोगों को, अब तक मैं इतना समझा चुकी हूँ। आपको जल्दी से इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, पहले तो याद करना है आपको 20 तक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्लोरीन का 287। अब सोडियम क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश में 8 रखने के लिए वो हर तत्व ये चाहता है, हर परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्थिर हो जाए। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो सोडियम कौन सा आयन बनाता है? धन आयन, क्योंकि उसने एक दे दिया है। और जो क्लोरीन है वो 7 नहीं देगा, वो 7 देने की बजाय 1 ले लेगा, तो वो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उसके बाहर 8 हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव ऋण आयन बनाता है। तो बेटा जो तत्व देते हैं, जो धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव वाले बनाते हैं धनायन, वो होती हैं धातुएं। और जो ऋणायन बनाते हैं वो होती हैं अधातुएं। बस ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो अब इन्होंने हमसे आवर्त तीसरे के बारे में पूछा है कि बताओ धातु और अधातु कैसे आप बताओगे। तो हमें पता है सोडियम का 11 है इलेक्ट्रॉनिक वो परमाणु जो उसका क्रमांक है, और मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम 2 देगा, एल्यूमिनियम 3 देगा, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2, 8, 3, ये 3 दे देगा किसी को, तो ये धनायन बनाएगा। तो देखो ये धातुएं हैं एल्यूमिनियम तक। जैसे ही हम सिलिकॉन पे आते हैं, सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2, 8, 4। जैसे आपने कार्बन में देखा था ऐसे ही हमने देखा था सिलिकॉन भी सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो। क्यों? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब लेना देना ना करके ये शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो सिलिकॉन जो है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को देगा नहीं, ये किसी और एटम से साझा कर लेता है। तो जो सिलिकॉन है बेटा ये ना धातु है ना अधातु है, ये उपधातु है, इसको बोलते हैं उपधातु। और अगर हम सिलिकॉन से आगे बढ़ें फॉस्फोरस पे, तो फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 15 होता है, इसका परमाणु ये क्रमांक 15 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 5। तो ये किसी दूसरे तत्व के परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसके पास 8 हो जाएं बाह्यतम कोश में। तो ये लेगा तो ये ऋण आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसका मतलब फास्फोरस अधातु है। ऐसे ही फास्फोरस के बाद है सल्फर, ये जो तीसरा आवर्त है, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन तो आपको पता ही है, आर्गन तो एक ये अक्रिय गैस है, ये अपने आप में स्थिर है क्योंकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमसे जो इन्होंने पूछा था धातु और अधातुओं में वर्गीकरण करो, तो हम क्या वर्गीकरण करेंगे? हमने देखा तीसरे आवर्त में जो धातु हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 3 धातुएं हैं। उपधातु हो गई सिलिकॉन, ये ना धातु है ना अधातु, मतलब इसमें दोनों के गुण में पाए जाते हैं, थोड़े धातुओं के थोड़े अधातुओं के। और जो उसके आगे हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, हम उनको अधातुओं में रख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया है, ये जो क्रियाकलाप 5.9 है, हम उसी पे चलते हैं दोबारा। ये देखो बेटा, सारणी के किस और धातुएं स्थित हैं? तो आपने देखा था ना बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं हम, तो बाईं तरफ ये जो पहले के जो 2 ग्रुप हैं वो धातुएं हैं, तो बाईं तरफ धातुएं हैं। और अधातु किस तरफ हैं? तीसरे का उत्तर है अधातुएं दाईं तरफ हैं, ठीक है बेटा। अब क्रियाकलाप 5 ये जो एक्टिविटी 5.10 है इसको भी समझ लेते हैं। समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? समूह जब भी वर्ड आ रहा है मतलब ऊपर से नीचे, तो हम इसके लिए वो देख लेते हैं, पहला समूह ही ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, फिर दूसरा होता है लिथियम, हलीना, करे, रब से फरियाद, ठीक है। तो हम इन्होंने कहा बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है। किस प्रकार बदलती है मतलब बढ़ती है या घटती है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम को देखें इसमें 3 होते हैं, 2 और 1, सोडियम को देखें 2, 8, 1, पोटेशियम को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो तुम कहोगे मैडम इसमें तो सब में बाहर 1-1 ही है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। ये कैसे पता चलता है बेटा? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये इसका नाभिक है, तो हाइड्रोजन का एक, ये तो नाभिक हो गया, इसका 1 ही कोश है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हाइड्रोजन। अब लिथियम की बात करें, ये लिथियम का नाभिक है, इसके बाहर 2 कक्ष हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं बस आपको 3 का उदाहरण लेके बता रही हूँ। अब मैं आपको सोडियम का बता रही हूँ। सोडियम का अगर आप देखोगे
तो सोडियम का ये नाभिक है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, ठीक है सबके बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार पता चलेगी? बेटा तुम इधर देखो, जो पहला हाइड्रोजन का केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितने पास है? आपको पता है ना, नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण ज़्यादा है। अगर आप लिथियम को देखो तो देखो ये वाला जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो गया है, और अगर हम सोडियम की बात देखें तो और भी दूर हो गया है, तीसरे कक्ष में है सबसे बाहर वाला। तो जितना नाभिक से दूर होता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, उनकी अट्रैक्शन पावर कम होती जाएगी और उतना ही आसानी से वो उसका त्याग किया जा सकेगा, उसको हम किसी और परमाणु को दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है, तो इसका उत्तर होगा समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, समूह है तो ऊपर से नीचे बढ़ती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। और आवर्त में यह प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? अब आवर्त में जैसे हमने अभी तीसरे आवर्त का उदाहरण देखा है, उसमें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, धीरे अब क्या होगा, सोडियम है, जैसे सोडियम का हमको पता है 3 कक्ष होते हैं, ये बीच वाला नाभिक है। मैग्नीशियम में भी बेटा 3 कक्ष होते हैं, क्योंकि इसमें कितना होता है 12, तो पहले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2। तो इसमें ना प्रवृत्ति घटेगी। अब घटेगी क्यों? देखो हम जा रहे हैं बाएं से दाएं है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह आगे जो है। इसमें क्या है बेटा, इसमें साइज़ इनका एक तरीके से बराबर है, मतलब साइज़ वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें जो कोशों की संख्या है बराबर है, आवर्त में कोश की संख्या एक जैसी रहती है। तो क्या होगा, यहाँ पर नाभिक से इसकी दूरी बराबर है, पर यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है। इस वाले केस में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो वो ये वाला जो मैग्नीशियम है ये थोड़ा मुश्किल से देगा इलेक्ट्रॉन, सोडियम आसानी से दे देगा, ऐसी एल्यूमिनियम इससे भी ज़्यादा मुश्किल से देगा। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, बाएं से दाएं जाने पर, ऐसे जाने पर घटती है। तो बेटा अभी ये आपको ये जो 3 हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं, एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता वाला, ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा है परमाणु का जो साइज़ है, और तीसरा हमने पढ़ा है धात्विक और अधात्विक गुण। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और ये जो जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ कराई हैं इनको आप कॉपी में करोगे।